बैठक के चौथे एपिसोड में आज हम डॉक्टर दुर्गातोष पांडे के साथ हैं, जो पेशे से एक ऑन्कोलॉजी सर्जन हैं। इन्होंने कुछ समय पहले एक किताब लिखी है, अ पीप इनटू वॉइड, जिस किताब पे हम लोग आज उनसे बात करेंगे। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो पहले के बुक्स से बिल्कुल अलग है। अभी तक हम लोगों ने 2 भक्ति कवियों को और एक साउथ अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी चे गेवारा को कवर किया है। आज हम लोग साइंस पे और क्यूरियोसिटी पे बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले ये अब बुक के बारे में बताइए कि ये बुक किस बारे में है और आपको ऑन्कोलॉजी सर्जन होते हुए आपको ये बुक लिखने का कैसे ख्याल आया? तो जैसा आपने कहा कि ऑन्कोलॉजिकल सर्जन तो मैं पेशे से हूँ और अपने एक पेशे को बहुत पसंद भी करता हूँ, लेकिन बचपन से ही मेरे दिमाग में कुछ क्यूरियोसिटी कुछ चीज़ों के बारे में ज़्यादा ही थी और कई सारी चीज़ों का जो फाइनल आंसर मिलता नहीं था। तो हम अपनी तरफ से कुछ थ्योरीज बनाते थे, हाइपोथेसिस बनाते थे और उसके बारे में गहन विचार करते थे, उसके बारे में सोचते थे, कई किताबें पढ़ते थे समझने के लिए कि क्या हो सकता है। अब इसी क्यूरियोसिटी के संदर्भ में कुछ चीज़ें जो दिमाग में आई, और चूंकि मेरा विषय मैथमेटिक्स और फिजिक्स का नहीं रहा बाद में ग्रेजुएशन से, तो इस वजह से हमने अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को ढालने की कोशिश की है और उन्हीं को हमने इस किताब में प्रस्तुत किया है। तो कुछ चीज़ें तो हैं जो कि ऑलरेडी जानी हुई हैं और कुछ चीज़ें जो अनजान है, जो लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारी क्या राय हो सकती है और हम क्यों नहीं इस चीज को समझ पा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, ये हमने समझने की कोशिश की है। जैसे आजकल स्पेशलाइजेशन का दौर चला है, तो हर चीजों में स्पेशलाइजेशन है, मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन है, फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन है। फिलॉसफी अपने बारे में जब पहले होती थी, जो कि विदाउट स्पेशलाइजेशन होती थी, आप यू आर ट्राइंग टू सी द होल एज अ होल। नाउ वी आर ट्राइंग टू सी द होल इन पार्ट्स। सो वी अंडरस्टैंड दिस पार्ट, हम उस पार्ट को समझते हैं, इस पार्ट को समझते हैं, लेकिन हम पूरे होल को कैसे समझेंगे? उसके लिए या तो सारे जो स्पेशलिस्ट हैं उनके बीच में आपस में चर्चा और दोनों सब एक दूसरे की भाषा समझते हो, या कोई ऐसा विषय होना चाहिए फिलॉसफी जैसा जो कि सब चीजों को समाहित कर सके, सब चीजों को इंटीग्रेट कर सके। अनफॉर्चुनेटली अभी वो चीज मिसिंग है। तो मैं इन्हीं सब चीजों में, मेरे लिए एक एडवांटेज भी था कि स्पेशलाइज्ड फिजिसिस्ट या मैथमेटिशियन नहीं होना, नहीं तो आप एक ही तरह से आप सोचने लगते हैं, तो आप अलग अलग तरह से सोचते हुए क्या उस विषय पर पहुंच सकते हैं। तो ये जेनेसिस था इस चीज के बारे में। लेकिन किताब किस चीज के बारे में है? तो प्रेडोमिनेंटली ये साइंस के बारे में है। प्रेडोमिनेंटली इट इज अ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स बिहेव्स, हाउ द रियलिटी बिहेव्स at the mega level and at a micro level, at a cosmic level and at a quantum level. ये कैसे बिहेव करता है और इनको आप सब मिला जुला कर कैसे देख सकते हैं, इस पर है ये किताब में। सर, जब मैंने किताब पढ़ी तो मुझे एक चीज़ इसमें बहुत इंटरेस्टिंग लगी और आज के समय में ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट भी है, क्योंकि अभी क्या है कि हम लोग आज का जैसा दौर चल रहा है, तो उसमें हम लोग साइंस को सर्टेनिटी के साथ जोड़ देते हैं। मतलब साइंस मतलब जिसके बारे में आपको सब कुछ पता है, और जो थोड़ा भी अननोन है उसको साइंस से हटा के रिलीजन और बाकी चीज़ों पे जोड़ देते हैं। बट आपने बुक में एग्जांपल दिया है कि साइंस की जो बहुत पॉपुलर थ्योरीज भी हैं, वो भी एक लेवल जाने के बाद जो है उनके बारे में पता नहीं है। वो बिहेव कर रही हैं, ये तो पता है इस तरह से बिहेव कर रही हैं, क्यों कर रही हैं उसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है। बट और ये फिर आपने उसको क्यूरियोसिटी और इंक्वायरी इन चीजों से भी जोड़ के रखा है, तो सर उसके बारे में कुछ? सो साइंस कोई चीज सर्टेन है ये सोचना गलत है। साइंस एट द मोस्ट वो क्या बताता है, किसी भी चीज को लॉजिकली एनालाइज करेगा। साइंस इट्स एन लॉजिकल एनालिसिस ऑफ थिंग्स, और उसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में या इक्वेशन में डालने की कोशिश करेगा। उससे चीजों को प्रेडिक्ट की जाएंगी, वो प्रेडिक्शंस आप एक्सपेरिमेंटली आप उसको वेरीफाई करेंगे, तब जाकर उस थ्योरी को मान लिया जाएगा। लेकिन एक भी अगर एक्सपेरिमेंट, एक भी ऑब्जर्वेशन उसके खिलाफ हो जाता है, तो फिर आप ढूंढने लगते हैं कि ये क्यों हुआ। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन ने जब ग्रेविटी की थ्योरी दी थी, उसकी थ्योरी हर चीजों में सही बैठ रही थी, लेकिन कुछ चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे मरकरी का प्रिसिशन एक है,
जैसे एक मरकरी सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो उसको मान लीजिए ऐसे घूमना चाहिए, तो वो यूं तो घूम ही रहा है, लेकिन उसके जो घूमने का जो सरकमफ्रेंस है वो भी घूम रही है। सो इसको हम प्रिसेशन कहते हैं, ऐसे करके घूम रही है। हालांकि वो प्रिसेशन का एंगल बहुत छोटा है, आप हर कैलकुलेशन से उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन प्रिसिशन है। और उसको न्यूटन की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी लगाई, उससे वो चीज एक्सप्लेन हो गई। अब उसके साथ साथ कई सारे और प्रेडिक्शंस निकली, जो जैसे ब्लैक होल की प्रेडिक्शन निकली, कई और चीजों की प्रेडिक्शन निकली। लाइट कर्व हो जाती है किसी एक मास के पास जाने पर, स्पेस टाइम के कर्वेचर के हिसाब से, वो सब की प्रेडिक्शन निकली। बाद में ग्रेविटेशनल लेंसिंग और ब्लैक होल का होना, ये सब चीजों को देखा गया, इससे उसकी थ्योरी को ये मिली। तो एक आइंस्टाइन को जब नोबेल प्राइज मिल रहा था, तो एक कोई, मैं भूल रहा हूँ नाम उनका, वो भी एक नोबेल प्राइज विनर है, इसमें लिटरेचर में है। उन्होंने एक कमेंट किया था कि टॉलेमीज यूनिवर्स लास्टेड फॉर 1400 years, देन केम कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने यूनिवर्स बनाई, दैट लास्टेड फॉर अनदर 400 years। उसके बाद न्यूटन आया, न्यूटन की यूनिवर्स बनाई, दैट लास्टेड फॉर 300 years। उसके बाद आइंस्टाइन आया है, आइंस्टाइन की यूनिवर्स देखते हैं कब तक लास्ट करता है। सो साइंस इज ए एवर इवॉल्विंग फेनोमेनन, जो कि अपनी गलतियों से सीखता है। और साइंस को इसमें कोई ये नहीं है, वो बोलेगा कि मेरी ये लिमिटेशन है, लेकिन दैट्स अ प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग रादर देन अ सुपरस्टिशियस प्रोसेस, जो कि हम कई बार मिथ्स में डाल देते हैं। सर, किताब में आपने जीरो की भी बात की है, और इन्फिनिटी को और फिलॉसफी को और कॉस्मोस को, इन सब चीज़ों को एक साथ लाने के बारे में डिस्कस किया है, तो उसके बारे में सर कुछ। सो मेरा ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में रहता था फ्रॉम क्लास 9th से, मेरे दिमाग में क्वेश्चन हुआ कि वेयर डिड एवरीथिंग कम फ्रॉम। तो आप अगर ये देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कहने का मतलब सब कुछ कहाँ से आया, तो आप सोचिए कि ये कहाँ से आया, तो उसको पता चलेगा कि इसका बर्थ सन से, अर्थ का बर्थ सन से हुआ। सन का कहाँ से बर्थ हुआ, तो कोई एक क्लाउड था, गैलेक्टिक क्लाउड था, उससे सन का बर्थ हुआ। उसका बर्थ कहाँ से हुआ, तो फाइनली ये सब लेते लेते जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, दैट इज द थ्योरी ऑफ बिग बैंग। सो बिग बैंग क्या था? बिग बैंग वाज एन इनफाइनाइटली डेंस मैटर एनर्जी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मैटर और एनर्जी आज के डेट में एक ही चीज मानी जाती है, मास और एनर्जी इक्विवेलेंस है, जो कि अचानक से एक्सपैंड करना शुरू किया, एंड इट इज कॉल्ड अ बिग बैंग। इट्स नॉट अ बैंग, बट इट्स जस्ट एन एक्सपेंशन ऑफ दिस मैटर एनर्जी। और उसके एक्सपेंशन से, जब से वो आया तब से टाइम शुरू हुआ, उसका एक्सपेंशन ही स्पेस बनाया, और जो चीजें जो थ्रू आउट हुई, दोज आर द मैटर एंड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। नाउ अनदर लॉजिकल क्वेश्चन शुड बी, वैसे साइंस एनकरेजेस लॉजिक, तो अगला लॉजिकल क्वेश्चन ये भी तो होना चाहिए कि बिग बैंग का जो इनफाइनाइट मैटर एनर्जी कॉम्प्लेक्स, इनफाइनाइटली डेंस जो मैटर एनर्जी कॉम्प्लेक्स है, वो कहां से आया, ये क्वेश्चन होना चाहिए। इस क्वेश्चन पर साइंस साइलेंट है। वो कहता है कि ये क्वेश्चन इररिलेवेंट है। बिफोर द बिग बैंग हैज नो मीनिंग बिकॉज टाइम हैड द बिगिनिंग एट द बिग बैंग, उनका ये कहना है। तो बिफोर हम क्या कहेंगे जब टाइम ही नहीं था तो। लेकिन इससे हमारी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई नहीं होती है, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज थी जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो इससे अच्छा तो आप ये कह दीजिए कि भगवान ने बनाया। इसमें अंतर क्या है? आप एक जगह भगवान की सत्ता कहते हैं, उसने सब कुछ बनाया, दूसरी जगह आप कहते हैं बिग बैंग था, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, उससे सब कुछ आया। मुझे कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं नजर आता है। तो जब आप किसी भी चीज को साइक्लिकली देखेंगे कि ये कहां से आया, ये कहां से आया, तो लॉजिकली आपको ये वहां जीरो पर जाना पड़ेगा, क्योंकि देयर कैन नॉट बी अ क्वेश्चन कि जीरो कहां से आया, क्योंकि जीरो इज नथिंग। सो नथिंग कहां से आया हैज नो मीनिंग। सो जीरो पर अगर आप जाएंगे कि जीरो से सब कुछ आया है, अगर आप ये एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, देन इट मेक्स सेंस। तो मेरी इनिशियल जो ये थी कि हम उससे एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि जीरो इज प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस 2 माइनस 3 प्लस 1, ठीक है। तो ऐसे करके, तो ये जितने भी हम देख रहे हैं, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, ये सब आपस में मिलजुल के वो ऐसे प्लस एंड माइनस हैं जो कि टोटल करेंगे तो जीरो आ जाएगा। सो इन टोटलिटी आवर यूनिवर्स मस्ट बी जीरो, बट इट एग्जिस्ट्स एज अ मल्टीट्यूड ऑफ प्लस एंड माइनस which exists as space, time, matter, energy to us. ये हम सिंपल तरीके से इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर पाते हैं। नाउ
इसमें तो इनफाइनाइट से आप कहाँ, इनफाइनाइट को भी हम जोड़ रहे हैं कि जीरो को तो आप कितना भी डिवाइड कर दीजिए, प्लस और माइनस जहां तक है इनफाइनाइट रहेगा, इनफाइनाइट बना दीजिए, फाइनल टोटलिटी जीरो रहेगी। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे मास और एनर्जी इज इक्विवेलेंट बाय आइंस्टाइन की थ्योरी, जो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, सबसे फेमस इक्वेशन है फिजिक्स का। तो उससे क्या हुआ कि मास और एनर्जी इक्विवेलेंस आ गई। फिर स्पेस टाइम इक्विवेलेंस भी आया। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस और टाइम को आप अलग से नहीं देखते हैं, स्पेस टाइम इक्विवेलेंस है। तो जब ये भी इक्विवेलेंट है और वो भी इक्विवेलेंट है, ये दो, तो हम चार की जगह अब तो दो की बात कर रहे हैं ना। पहले आप देखिए यूनिवर्स में क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ को आप कह सकते हैं कि ये या तो मास है या एनर्जी है या स्पेस है या टाइम है, इसके अलावा आप कुछ और नहीं। इसके अलावा फिलोसफिकल चीजें हैं, कॉन्शियसनेस एटसेट्रा, वी विल कम टू दैट, लेकिन इनमें आप सबको डिवाइड कर सकते हैं। अब इनके इक्विवेलेंस के बाद हुआ कि अब सिर्फ दो है, स्पेस टाइम और मैटर एनर्जी। अब इन दोनों को इक्विवेलेंस आप कर सकते हैं अगर, देन कम्स द बिग बैंग वाली बात कि ये सब मिला जुला के जीरो थे, अचानक से ये एक बार बिग बैंग होकर ये सेपरेट हो गए, एंड नाउ इस सेपरेशन के बाद ये वापस इकट्ठे नहीं जा पाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक जगह मेंशन किया था बुक में कि हमारे बायोलॉजिकल साइंसेज में आप अगर देखेंगे कि एक एम्ब्रियो, व्हाट इज एन एम्ब्रियो, इट्स अ फर्टिलाइज्ड एग, तो उसमें एक स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन से एक एम्ब्रियो बना, दैट इज एन अनडिफरेंशिएटेड सेल दैट हैज अ पोटेंशियल टू मेक एनी काइंड ऑफ सेल, प्लूरीपोटेंशियल अनडिफरेंशिएटेड सेल। उसी सेल से नर्व सेल बनी, उसी सेल से ब्रेन बना, उसी सेल से किडनी बनी, उसी सेल से लिवर बना, उसी सेल से हार्ट बना। ठीक है, लेकिन अब वो हार्ट का सेल वापस उस सेल में नहीं जा पाता है। तो देयर इज एन अनडिफरेंशिएटेड एंटिटी जिसको हम बिग बैंग कह रहे हैं, जिससे स्पेस टाइम मैटर एनर्जी आया, और वो हम आजकल देख रहे हैं यूनिवर्स के हिसाब से। मतलब हम लोग के शरीर में भी एक मिनी बिग बैंग है, मिनी यूनिवर्स तो है ही। हम हमारे एवरी एटम हैज एन यूनिवर्स इनसाइड इट। तो ये जैसे पहले की फिलॉसफी में कहते थे लोग कि a drop is not a drop of an ocean, sometimes the ocean is present in the drop, so वो ड्रॉप अपने आप में ओशन की पूरी इंफॉर्मेशन लेकर आता है। उसी तरह से हर एटम में यूनिवर्स की पूरी इंफॉर्मेशन होगी। तो सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग, सर नाइन्थ में आपके मन में ये ख्याल आया? नाइन्थ में ये नहीं ख्याल आया था। नहीं मतलब क्यूरियोसिटी जगी, तो उसके बाद से कैसे वो मतलब क्यूरियोसिटी बनी रही, ये बड़ा, क्योंकि आज की डेट में तो जैसे हम लोग ने शुरू किया था स्पेशलाइजेशन से, तो क्यूरियोसिटी आती है, बट एक टाइम के बाद नौकरी, बाकी पढ़ाई, इन सब में वो क्यूरियोसिटी चली जाती है। तो आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी कैसे बनी रही कि फॉर इवेंचुअली एक बुक के फॉर्म में जो है वो आई? अब वो तो मैं पूरी तरह से आंसर क्या कर पाऊंगा, थोड़ी क्यूरियोसिटी में की वजह से मैं बुक्स पढ़ता रहता था, तो बुक्स वुड फ्यूल द थिंग। एक बुक आई थी जो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, सबने पढ़ी होगी, स्टीफन हॉकिंग की बुक थी। दैट इज अ रिमार्केबल बुक जो कि क्यूरियोसिटी और जगाती है, इट गिव्स एन आंसर। बट साइंस की किताबों में सबसे अच्छी बात ये होती है कि मोर देन गिविंग एन आंसर, इट प्रोड्यूसेस अ क्वेश्चन इन द रीडर्स माइंड, and that is a more important function of science than to give answers. आंसर तो आप स्टूडेंट को समझाने के लिए, इंजीनियरिंग के लिए और बाकी चीजों के लिए करते हैं कि टू आंसर यूजुअल क्वेश्चंस ऑफ सोसाइटी, कि आप ब्रिज कैसे बनाएंगे, आप वॉरफेयर के लिए मिसाइल कैसे बनाएंगे, आप गाड़ी कैसे बनाएंगे, पेट्रोल, उसके इमीडिएट इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन। लेकिन एक्चुअल जो प्रोग्रेस ऑफ साइंस कहाँ होता है कि इसमें हमें कुछ खामी दिख रही है, तो दैट राइजेस अ क्वेश्चन इन मी और समबडी, और उस क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करता है, उससे साइंस एडवांसेस। तो ये होता है। अब जैसे देखिए, अब देयर आर टू थ्योरीज ऑफ फिजिक्स राइट नाउ, एक तो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और दूसरी है क्वांटम थ्योरी। दोनों अपने आप में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज फॉर मैक्रो वर्ल्ड एंड क्वांटम थ्योरी इज फॉर अ माइक्रो वर्ल्ड। दोनों अपने आप में कंप्लीट थ्योरीज हैं। क्वांटम थ्योरी समझ में आती नहीं है इसलिए कि इट इज अनसर्टेन, कोई लोकलाइज नहीं है, देयर इज इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ डिटरमिन नहीं की जा सकती, ये सारी चीजें उसमें है। उसमें सब कुछ ऑर्डरली है। आपका जो आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी वाली थ्योरी में एवरीथिंग इज ऑर्डरली, इसमें ऑर्डरली नहीं है, थिंग्स स्टार्ट मिसबिहेविंग। स्टैटिस्टिकल बड़ी अच्छी थ्योरी है क्वांटम थ्योरी। ना इन दोनों का सामंजस्य नहीं हो पा रहा है, इन दोनों का बिल्कुल सामंजस्य नहीं हो पा रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी आएगी।
अब मेरे दिमाग में ये आता है कि क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं कर नहीं सकता बिकॉज मेरी अब वो स्पेशलाइजेशन, मेरी वो ट्रेनिंग पढ़ाई नहीं है, है। ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर समझ सकता हूँ कि ये हो क्यों नहीं पा रहा है। इसलिए प्रोबेबली नहीं हो पा रहा है मेरी समझ से कि हमने क्या सोचा है कि हम सबको कंटिन्यूटी में देख रहे हैं। ये भी हमारे एक बुक में बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुझे ऐसा लगा हाँ। कि हम हर चीज को कंटिन्यूटी के हिसाब से देखते हैं। अब चीजें क्या वाकई में कंटिन्यूअस हैं? कैलकुलस इज अ मैथमेटिक्स ऑफ कंटिन्यूटी। आप मैथमेटिक्स में देखिए तो आप किसी भी चीज को आप इनफाइनाइटली डिवाइड कर सकते हैं और एकदम छोटा 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 कर सकते हैं, पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। बट इज अ पॉइंट पॉसिबल? दैट इज द क्वेश्चन। पॉइंट पॉसिबल है क्या? सब कुछ कंटिन्यूअस हो सकता है? और इज द नेचर प्रेजेंट, डज द नेचर प्रेजेंट इटसेल्फ इन जर्क्स? ठीक है, तो ये कहना था। अब क्वांटम थ्योरी क्या कहता है कि देयर हैज टू बी व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फोटोन इज अ क्वांटम ऑफ एनर्जी। उससे छोटी एनर्जी हो ही नहीं सकती, उससे छोटे पैकेट में आ ही नहीं सकता। वो आएगा तभी एक फोटोन प्रोड्यूस होगा। सो फोटोन, ये क्वांटम थ्योरी ये कह रही है कि ये चीज पैकेट्स में आएंगे, कंटिन्यूटी में नहीं होंगी। बट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन आवर साइंस बाय द मैथमेटिक्स ऑफ कंटिन्यूटी। So we have to find out a mathematics of discontinuity in order to explain कि ये दोनों चीजें क्यों नहीं सामंजस्य बना पा रही हैं। इनको सर आपने फिलॉसफी से भी बुक पे जोड़ा हुआ है? फिलॉसफी से इसलिए कि मैं जो पढ़ता था, मेरा बड़ा वाइड जॉनर है पढ़ने का, तो मैं पढ़ता रहता था माइथोलॉजिकल स्टोरीज, फिलॉसफी, उपनिषद, वेस्टर्न फिलॉसफी, बहुत सारी चीजें मैं पढ़ता रहता था। और सब में मिला जुला कर अगर आप देखेंगे तो एक उपनिषदों में एक है ना कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो क्या कहता है कि ये भी पूर्ण है और वो भी पूर्ण है। वो अभी कह रहा है ब्रह्म और जीव के बारे में, मैं उसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा। ये पूर्ण है, वो पूर्ण है। इस पूर्ण से इस पूर्ण का सृजन होता है। इस पूर्ण से उस पूर्ण को निकाल देने के बाद भी जो बचा रहता है वो पूर्ण है। इस श्लोक का यही मतलब है। अब आप इसी को आप समझ लीजिए कि शून्य है, शून्य अपने आप में पूर्ण है। उस शून्य से आपने पूर्ण को निकाला जो यूनिवर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, वो भी अपने आप में पूर्ण, वो भी अपने आप में पूर्ण है। और उस पूर्ण को आप शून्य से निकाल दिए तो शून्य जो बचा रहा है वो अपने आप में शून्य है, वो भी पूर्ण है। ठीक है, तो अब इस तरह की जो हम जो साथ में देखते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग, उपनिषदों में बहुत लॉजिकल थिंकिंग है। इट्स अ प्योरली साइंटिफिक थिंकिंग उपनिषदों में जो दिया हुआ है। तो अगर हमें वो दायरा दिखता है तो हमें उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको पकड़ के रखना चाहिए। हमें एक चीज हम जो नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, व्हाट इज कॉन्शियसनेस। जो मैं अभी कॉन्शियसनेस की बात की थी, तो व्हाट इज कॉन्शियसनेस? हैज साइंस एक्सप्लेन्ड कॉन्शियसनेस? इज इट जस्ट अ फंक्शन ऑफ द वेव्स ऑफ द ब्रेन एंड द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द नर्व? तो ये कॉन्शियसनेस है क्या? क्वेश्चन ये भी है कि सर क्या कॉन्शियसनेस जैसी चीज है भी कि नहीं है? ये भी करेक्ट, वो है भी या नहीं। कॉन्शियसनेस हम तो अपने आप एक्सप्लेन करते हैं, अवेयरनेस आप कह लीजिए। ठीक है, यू आर अवेयर कि आप गौरव तिवारी हैं, आप अवेयर हैं, आपने ये सब काम किया। आपकी मेमोरी में, मेमोरी तो चलो हम कर सकते हैं कि मैं मेमोरी बहुत चीजों में होती है, लेकिन आपके गौरव तिवारी होने के या मेरे दुर्गातोष पांडे होने की जो फैक्ट है, और हम अपने आप को अवेयरनेस अपने हिसाब से कह रहे हैं, और हम समझ रहे हैं कि मैं ये हूं और वो ये है, आप ये हैं, दूसरे हैं, और अलग हैं एक दूसरे से। ये क्या डिटरमिन करता है? तो आप इसी को कॉन्शियसनेस कह रहे हैं? इसी को मैं कॉन्शियसनेस कह रहा हूं। और वो कॉन्शियसनेस आई कहां से? इज इट अ क्वांटम फिनोमेनन? कैन इट बी डिस्कवर्ड? कैन इट बी रिलेटेड टू दीज थिंग्स? वी डोंट नो द आंसर। ठीक है, एंड वी शुड बी कैंडिड इनफ टू एक्सेप्ट दैट वी डू नॉट नो द आंसर। So in the book your मतलब main point is your emphasis, और बुक पढ़ने के दौरान आपका emphasis ये है कि ये ठीक है हम नहीं जानते हैं, बट साइंटिफिक टेम्पर या क्यूरियोसिटी ये है कि हमको इस चीज पे काम करना चाहिए कि इसमें क्या नहीं जानते हैं। अभी नहीं जानते हैं, ठीक है, पर इसको जानने के लिए हम लोग को प्रयास करते रहना चाहिए। उसी सिलसिले में मैंने अपनी हाइपोथेसिस लगाई। वैसे मेरा 9th से मैंने आपको बताया कि ये सब शुरू हुआ था, तो सडनली एक मेरे दिमाग में आया कॉलेज के टाइम में कि पढ़ता रहता था, तो उसमें मैंने एक टर्म बनाया, स्प्लिट ऑफ जीरो। वो कुछ सपने से आया कि जीरो इज प्लस एक्स माइनस एक्स, ऐसे करके आया। तो जीरो मतलब सब कुछ तैर रहा है प्लस माइनस, और सबकी टोटलिटी जीरो है। तो अ स्प्लिट ऑफ जीरो, ये यहां से शुरू हुआ हमारा। So probably the universe was a split of zero. Big Bang is a split of zero into several multitude of positive and negative.
द सम टोटल इज जीरो। इससे हमारा ये स्प्लिट ऑफ जीरो का आया। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि अगर जीरो स्प्लिट कर सकता है, सो व्हाई कांट 2 स्प्लिट? 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2। व्हाई डज दिस बॉटल ऑफ वाटर नॉट स्प्लिटिंग? ठीक है, इसको स्प्लिट करके कुछ और बन जाना चाहिए। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट जीरो दैट इट इज स्प्लिटिंग एंड द अदर थिंग्स आर नॉट स्प्लिटिंग? इस पर बहुत सालों तक इस पर सोचता रहा, इस पर कहीं कुछ नहीं है। इसके बाद की जो हमारी, अब उसको थ्योरी कह लीजिए, हाइपोथेसिस कह लीजिए, वंडरिंग कह लीजिए, थिंकिंग अलाउड कह लीजिए, वो जो हुआ कि उसको मैंने फिर क्वांटम चीजों से जोड़ा कि व्हेन डज थिंग्स स्टार्ट मिसबिहेविंग। व्हेन आई से मिसबिहेविंग, इसका मतलब हुआ कि आप उस चीज को पर्टिकुलरली डिटर्मिनिस्टिक तरीके से डिटर्मिन नहीं कर सकते कि यही होगा, जब आप बहुत माइक्रो स्केल पर ले आते हैं। सो द क्लोजर एन एंटिटी कम्स टू जीरो, द मोर अनस्टेबल इट बिकम्स। ठीक है, तो ये मेरा थ्योरी हुआ कि द इनस्टेबिलिटी ऑफ एन एंटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू जीरो। जीरो से जितना क्लोज आएगा उतना अनस्टेबल होता जाएगा। इसको आप एक्सटेंड कीजिए तो जीरो बिकम्स इनफाइनाइटली अनस्टेबल, एंड दैट इज द स्पेशल थिंग अबाउट जीरो कि जीरो इज सो इनफाइनाइटली अनस्टेबल दैट इट कैन नॉट एग्जिस्ट। जीरो आप सिर्फ मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट कराएंगे। व्हाट इज नथिंग? दिस इज नॉट नथिंग, इट स्टिल हैज एयर। आप वैक्यूम में चले जाइए, what is that? Is it nothing? No, it is not nothing because it is still having space and time is running through it. So it is not nothing. Nothing means no space, no time, no matter, no energy, no consciousness, nothing, कुछ भी नहीं। So that cannot exist because that must be infinitely unstable. So what is the meaning of infinitely unstable? वो जब exist ही नहीं कर सकता है तो it has to exist in forms of multitudes of positives and negatives, and that is the universe in front of us. सर ये एक बड़ा अच्छा इस पे, क्योंकि हम लोग जो ई बुक बैठक करते हैं तो इसमें एक हम लोग का मेन एम लोगों को रीडिंग के लिए इनकरेज करना भी है। अब हम लोगों ने जितनी बात की है, जो कोई भी आपकी बात सुन रहा होगा, तो इस पूरी बातचीत का या सोच का या आपकी इंक्वायरी का जिसमें आपने समय दिया, किताबें पढ़ी, उसका आपके अपने इमीडिएट प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है जी। तो आप फिर ये सब कर क्यों रहे हैं? तो हर चीज इसलिए थोड़ी की जाती है कि हमारा प्रोफेशन है। कुछ चीजें इंटरेस्ट के लिए भी की जाती है, हॉबी। आप इसको हॉबी ही समझ लीजिए। अब वो हॉबी अराइजेस फ्रॉम क्यूरियोसिटी, एंड दो तीन चीजों से हॉबी अराइज करती है। हॉबी कहाँ से अराइज करेगी? एक तो क्यूरियोसिटी से, आप अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरा, उस हॉबी से आप अपने आपको शांति मिलती है। आप किसी को पेंटिंग से शांति मिलती है, किसी को म्यूजिक से शांति मिलती है, किसी चीज से मिलती है, तो उसको एंजॉय करता है। सो आई परहैप्स एंजॉय दीज थिंग्स। और बहुत सारी चीजें मुझे नहीं समझ में आती। जब मैं बहुत डीप में जाता हूँ मुझे समझ में नहीं आता बहुत कुछ चीज, तो मैं उसको बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखने की कोशिश नहीं करता हूँ, एक ब्रॉड लेवल पर समझने की कोशिश करता हूँ और उससे अपना एक मन बनाता हूँ कि शायद चीजें ऐसी मूव करती है। अभी मेरे दिमाग में यह है कि द मैथमेटिक्स ऑफ कंटिन्यूटी हैज एक्सप्लेन थिंग्स टू अस वेरी वेल, बट इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग थिंग्स एट क्वांटम लेवल। इसलिए आपको स्टैटिस्टिक्स पर निर्भर करना पड़ रहा है कि स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी उसको बड़े अच्छे से बता रहा है। सो वी हैव टू समहाउ फाइंड मैथमेटिक्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कि भाई इतने डिस्टेंस से कम के स्पेस का कोई मतलब ही नहीं है। स्पेस कैन नॉट एग्जिस्ट बिलो दिस मच 10 to the power minus समथिंग मीटर्स। टाइम के बारे में लोग कहते हैं कि बिग बैंग के 10 to the power minus 34 या 35 सेकेंड्स के बाद जो भी चीज हुई उसको हमारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक्सप्लेन हो जाता है। बट व्हाट हैपेंड बिटवीन टाइम इज इक्वल टू 0 एंड टाइम इज इक्वल टू 10 to the power minus 35 सेकेंड्स। नाउ वो टाइम पीरियड इज वेरी शॉर्ट, यू कैन इग्नोर इट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस दौरान जो हुआ, द फिजिक्स ब्रेक्स डाउन। The physics breaks down at the center of the black hole. Physics, उसको हम singularity कहने लगते हैं। It breaks down at singularity. तो why is it breaking down? Probably we do not have good enough mathematics for that. शायद ऐसा है कि 10 to the power minus 35 सेकेंड से नीचे का टाइम इंटरवल रहता है ही नहीं, ड्यूरेशन है ही नहीं शायद। इसीलिए there must be a quantum of time, there must be a quantum of space। जैसे quantum of energy से वो आया, फोटोन आया, उसी तरह से द मिनिमम क्वांटम ऑफ टाइम होना चाहिए, मिनिमम क्वांटम ऑफ स्पेस होना चाहिए, बिलो विच स्पेस एंड टाइम हैज नो मीनिंग।
जब हम इसको कहने लगेंगे देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिस्क्रीट थिंग्स. सो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नेचर इज प्रेजेंटिंग इट्स हरसेल्फ इन डिस्क्रीट पैकेट्स and we are trying to explain nature in continuity. So we have to understand a language in which nature is presenting to ourselves. And what is the language of nature? Mathematics is the language of nature. Mathematics से ही सब कुछ explain करते हैं लोग. तो वो mathematics develop करनी पड़ेगी. Of discrete mathematics. मुझे पता नहीं कि लोग इस चीज पर कर रहे हैं काम या नहीं कर रहे हैं. मुझे पता नहीं है. अगर कोई कर रहा होगा और उसके तक ये आवाज पहुंचेगी तो शायद मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस चीज को आगे ले. तो आपने सर बताया कि ये आपकी हॉबी है और इससे आपको खुशी मिलती है. किस तरीके की खुशी मिलती है किताबें पढ़ के? अभी आपके एज ए प्रोफेशनल जर्नी में आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करने के बाद आपको लगा किताब पढ़ने का आपको क्या इम्पोर्टेंस या फ़ायदा या एडवांटेज लगा इस हॉबी पे? आप कंटिन्यू किए इस हॉबी पे बुक रीडिंग पर से? प्रोबेबली अब इसको ये क्वेश्चन में एडवांटेज के लेवल पर देखना बड़ा मुश्किल है. अब why did Tenzing climb the Everest? किसी ने पूछा था उससे कि why Everest? तो उसने बोला because it exists. ये है इसलिए हमने उसकी कोशिश की. तो प्रोबेबली हम लोगों का नेचर ही है कि हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं. कुछ लोग स्पोर्ट्स में चलते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं. तो अपने आप को आप ऑक्यूपाइड रखते हैं. ये कहना बहुत गलत होगा कि किसी के पास समय नहीं है. ठीक है, समय की कमी रहती है, लेकिन उस 24 घंटे में कुछ समय अपने लिए निकाल कर और या तो आप रीडिंग कीजिए या वर्जिश कीजिए या स्पोर्ट्स खेलिए या म्यूजिक करिए. जो रीडिंग करते हैं उनके साथ मेरी वेवलेंथ मैच करती है ताकि मैं बहुत कुछ डिस्कस कर लेता हूं उनके साथ. इस क्वेश्चन पे फाइनल इसी के साथ हम लोग कंक्लूड करेंगे, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सीरीज का नाम बुक बैठक है और ये करने की हम लोग का ये प्रयास है कि जो है वो ये लोगों को बताना कि बुक पढ़ना भी अपने में एक हॉबी हो सकती है जिसका आपके प्रोफेशन अर्निंग लाइवलीहुड से कोई एवरी रिलेशनशिप इज नॉट ट्रांजैक्शनल. ठीक है, तो ये होता है ना, जैसे हम लोग भाई एक दूसरे के भाइयों का आजकल हो गया ट्रांजैक्शन, होना नहीं चाहिए. दोस्तों के रिलेशनशिप, फैमिली में रिलेशनशिप, सन फादर का रिलेशन, दीज आर नॉट ट्रांजैक्शनल. उसी तरह से एवरी एक्टिविटी इज नॉट ट्रांजैक्शनल. आप पढ़ रहे हैं तो उससे आपको फायदा होगा. हाँ, फायदा होगा, नॉन ट्रांजैक्शनल फायदा होगा. हमारी बुद्धि बढ़ रही है, हमारा होराइजन बढ़ रहा है. वो होराइजन बढ़नी चाहिए सबकी, तभी आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाएंगे. हम अपनी डिफरेंसेस आपके से एक्सेप्ट कर पाएंगे. आप ये एक्सेप्ट कर पाएंगे हमसे आप क्यों डिफरेंट हैं, और होना भी चाहिए डिफरेंट, क्यों नहीं होना चाहिए. तो इसेंशियली ये कि बुक पढ़ना भी जो है वो अपने में हम लोग को इस हॉबी की तरह डेवलप करना चाहिए कि वो अपने में कंप्लीट एक्टिविटी है, उससे हमको कोई बिल्कुल बुक पढ़ने से आपको कोई फायदा हो इमीडिएट, कोई पैसे का फायदा हो, कोई पोजीशन का फायदा हो, ये एक सोच के करना, ये भी एक तरीका है, होगा फायदा. लेकिन अ मोर इंपॉर्टेंट, अ मोर सेक्रेड, आई वुड से इट इज सेक्रेड, कि जो कोई भी एक्टिविटी की सेक्रेडनेस उसकी ट्रांजैक्शनल एबिलिटी से नहीं आती.